जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरसीईपी। आरसीईपी मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, मतलब क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। अब ये जो टॉपिक है इस पर बात करने के कारण है, उसके कारण यह है कि अभी 2-3 दिन पहले खबर आया था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी हो रही है, ठीक है। और उसको लेकर के किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कि एक दूसरे को कैसे इंटरलिंक्ड हो रहा है, कि अगर द्विपक्षीय समझौता हो रहा है तो भारत के लिए बेहतर ही है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक तरह का समझौता हो रहा है, आर्थिक समझौता हो रहा है, मतलब इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं देश को फायदा है। तो फिर ये किसान संगठन उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, तो आपको वो समझाऊंगा मैं बहुत अच्छे से। लेकिन अभी उसको समझने से पहले एक और टॉपिक है, उस टॉपिक को समझना होगा और वही है आरसीईपी। अगर हम इसको समझ लेंगे तो फिर वो समझने में आसान होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरसीईपी पे कि क्या है आरसीईपी। तो ये आरसीईपी जो है ये एक संगठन है, ये कुल 15 देशों का संगठन है। वैसे ये 16वां भी होने वाला था, लेकिन भारत ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया है, इस वजह से ये 15 देशों का एक संगठन है। अब वो 15 देश हैं कौन कौन, तो उसमें 15 देश में 10 देश तो है आसियान कंट्रीज के। तो आपको ये फैक्ट याद रखने चाहिए, कल के डेट में ये सवाल आ सकता है और मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, तो आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो कुल 10 कंट्री जो है वो आसियान वाले कंट्री हैं। तो आसियान वाले कंट्री आप देख लीजिएगा, वीडियो लंबा ना जाए इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। तो 10 आसियान कंट्रीज के हो गए, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक न्यूजीलैंड हो गया एक तरफ का, दूसरे तरफ आप देखिए तो जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया और उसके बाद चाइना हो गया। तो कुल ये 15 कंट्रीज हैं, मतलब 2 कंट्रीज हो गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, फिर इधर जापान, साउथ कोरिया और चाइना, ये 5 और 10 हो गया आसियान कंट्रीज के। तो कुल 15 कंट्रीज। 16वां में भारत था, लेकिन भारत ने इसमें सिग्नेचर नहीं किया। और भारत का जो पद है वो है ऑब्जर्वर का, मतलब जितनी भी बैठक होंगी उसमें वो जाएगा, ऑब्जर्व करेगा, उसमें भाषण भी दे सकता है भारत, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं रख सकता अपने तरफ से, किसी तरह का वोट नहीं कर सकता है भारत उसमें। तो ये है आरसीईपी। अब आप देखिए आरसीईपी के अंतर्गत कार्य क्या होना था। तो कार्य ये होना था कि इसके अंतर्गत जितने भी मेंबर कंट्रीज होंगे जो उस पर सिग्नेचर कर देंगे, वो एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड कर सकते हैं। और फ्री क्या, अगर लगना भी होगा तो बहुत कम लगेगा, जैसे 90% लगभग माइनस हो जाएगा, सिर्फ 10% के ही आसपास में लगेगा। और वो 10% क्या लगेगा, जैसे मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट पे कोई कंट्री एक दूसरे पे 30% का टैक्स लगाती है, तो अब 90% माइनस हो जाएगा, तो यानी सिर्फ 3% टैक्स लगेगा। और 3% टैक्स लगना मतलब लगभग नहीं टैक्स लगेगा, तो ट्रेड फ्री हो जाएगा एक दूसरे से। तो इसमें जो विकसित कंट्री है या फिर वो कंट्री जिनका कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इंपोर्ट कम, मतलब आयात कम होता है और निर्यात ज्यादा होता है, उनको तो फायदा होगा। लेकिन जिनका अगर इंपोर्ट ज्यादा होता है, यानी आयात ज्यादा होता है और निर्यात कम होता है, उनको तो कहीं कहीं लॉस हो जाएगा उसमें, क्योंकि वो टैक्स उस पर ले नहीं सकते हैं, खुद निर्यात कम करते हैं, तो उनको उसमें पूरा का पूरा लॉस था। और यही कारण था कि भारत ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया, क्योंकि अभी जो हमारी स्थिति है वो स्थिति उतनी बेहतर नहीं है कि हम अपने यहाँ आयात और निर्यात करें, क्योंकि ये जो कंट्रीज है इनके साथ अभी जो हमारा व्यापार घाटा है यानी ट्रेड डिफिसिट है, लगभग 64% के आसपास में है। 64% का ट्रेड डिफिसिट हमारा और उन 15 देशों के बीच में है। तो जैसे ही हम सिग्नेचर करते तो उनका इंपोर्ट और फ्री हो जाता हमारे यहाँ। अभी जब हम टैक्स ले रहे हैं तब जाकर के हमारा 64% है, तो हमारा वो जब फ्री हो जाएगा तो वो तो हमारे यहाँ डंप करना स्टार्ट कर देंगे, बहुत सारा सामान ला करके हमारे यहाँ डालना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टैक्स तो लगना है नहीं। तो हमारा ये जो ट्रेड डिफिसिट है और ऊपर चला जाएगा। हमारी स्थिति इसलिए भी बेहतर नहीं है क्योंकि हम एक्सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम वो सामान एक्सपोर्ट करते हैं जो कच्चा माल होता है। जैसे आप समझिए कि कच्चा माल क्या हम करते हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए कि आप हैं और आपका एक कोई दोस्त है, आप क्या करते हैं कि दूध बेचते हैं उसको। तो आप दूध जो बेचते हैं वो कच्चा माल है, आप 40 रुपए या 45 रुपए लीटर उसको आप दूध बेच देते हैं। लेकिन वो जो आपका दोस्त है वो आपसे जब वो दूध खरीदता है तो वो उसका दही बना करके आप ही को वापस बेच देता है, और वो दही 100 और 120 रुपए किलो बेचता है। तो आप समझिए कि आपको लॉस कितना हो गया। वो आपके 1 किलो या मैक्सिमम 1.5 किलो दूध में 1 किलो दही बना लेता है। तो 1.5 किलो दूध में मतलब 70 रुपए के आसपास में वो दही बना लेता है और आपको 100-120 रुपए बेचता है। तो आप तो लॉस में फिर रह गए कि आपने ही उसको दूध दिया और फिर वो रेडी करके दे दिया। और अभी भारत के साथ वही स्थिति है, भारत कच्चा माल का एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और फिर बना बनाया माल को वापस अपने यहाँ लेता है,
बना बनाया माल को खरीदता है, अपने यहाँ इंपोर्ट करता है, आयात करता है, तो हम महंगा हमारे यहाँ हो जाता है वो चीज़। तो स्थिति हमारी उतनी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से हमने उस पर साइन नहीं किया। और आप एक और बात समझ लीजिए कि इसके जो कंट्रीज़ हैं, जो इसके सदस्य हैं, उनका पूरे दुनिया का अगर आप जीडीपी की बात करेंगे तो लगभग 30% जीडीपी अकेले इन देशों का ही है, और 25 ट्रिलियन के आसपास में इनकी इकोनॉमी है। 25 ट्रिलियन, अगर हमारे देश के ट्रिलियन की बात करेंगे, हमारे देश की इकोनॉमी की बात करेंगे तो लगभग 2.5 से 3 ट्रिलियन के बीच में है। 3 ट्रिलियन पूरा नहीं है, 2.5 से 3.25 ट्रिलियन के आसपास में हमारी इकोनॉमी है। लेकिन उन कंट्रीज की इकोनॉमी की बात करेंगे तो कुल मिलाकर के लगभग 25 ट्रिलियन के आसपास में उनकी इकोनॉमी है पूरे दुनिया में। तो अब आप समझिए कि हम किस जाल में फंस जाते। होता क्या कि जैसे ही हम साइन करते तो वो माल हमारे यहाँ देना स्टार्ट कर देते। अब चूंकि उनकी लागत कम पड़ती है, कॉस्टिंग कम पड़ती है, और यहाँ टैक्स भी नहीं लगेगा, तो वो सामान हमारे यहाँ जैसे ही देंगे तो हमको बहुत सस्ता पड़ जाएगा हमारे यहाँ सामान। तो हमारे और आपके लिए, एक आम पब्लिक के लिए तो ठीक है, हम सस्ते में खरीद लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कंपनीज बंद हो जाएगी, कॉम्पिटिशन ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि देखिए, इकोनॉमी होता है प्रैक्टिकल, इकोनॉमी सैद्धांतिक नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि नहीं चलो यार, हम अपने यहाँ का ही सामान खरीदेंगे, हम दूसरे यहाँ का सामान नहीं खरीदेंगे। ये हम कहना आसान है, लेकिन ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता ये चीज। ये प्रैक्टिकल इकोनॉमी ये होता है कि जो सामान सस्ता पड़ेगा, आम पब्लिक उसी चीज को खरीदेगी, और जैसे ही बाहर का सामान सस्ता आएगा हम उस चीज को खरीदने लग जाएंगे, तो हमारे यहाँ की कंपनीज बंद हो जाएगी, और हमारा जो इकोनॉमी होगा, हमारा जो अर्थव्यवस्था होगा, वो दूसरे हाथ में चला जाएगा, और फिर वो कंट्रोल करने लग जाएगा एक टाइम के बाद में। तो हमको कहीं ना कहीं बाद में जाकर के लॉन्ग टाइम में इससे लॉस था। अगले 10 साल 15 साल के बाद सही हम शायद स्थिति में आ पाते, और वो भी काफी सुधार करते तब, लेकिन अभी हमको पूरी तरीके से लॉस था इसमें। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। RCEP, इसमें कुल 15 देश हैं, और 15 देश में 10 आसियान के हैं, एक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है और जापान है। ये कुल 15 देश है। भारत इसमें ऑब्जर्वर है, और लगभग उन देशों का 25 ट्रिलियन के आसपास में इकोनॉमी है, और पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का 30% उनके पास है। तो इसको आपको समझना होगा। और भारत ने इसमें एक प्रस्ताव रखा था ऑटो ट्रिगर्ड का, कि ऑटो ट्रिगर्ड सिस्टम रहेगा और रूल ऑफ ऑरिजिन होगा। तो अब हम इसको भी समझते हैं कि क्या था। ऑटो ट्रिगर्ड के लिए तो वैसे चाइना भी मान गया था, लेकिन जैसे मान लीजिए कि अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया से जैसे दूध लेते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हम दूध, क्योंकि उनके यहाँ दूध सस्ता होता है, तो दूध हम उनसे लेते हैं, तो दूध में एक लिमिट हम लगा देंगे कि चलो ठीक है, आप जो है हमारे यहाँ आप 25 टन दूध देंगे, चलिए टन में ही लेकर के चलते हैं या लीटर में ही लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि आप हमारे यहाँ, एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि 5000 लीटर आप हमको दूध देंगे ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ये डील हो गया। और जैसे ही 5000 लीटर तक का जो दूध होगा वो तो इसमें आएगा, इस साझेदारी में, लेकिन जैसे ही 5000 लीटर से ऊपर जाएगा तो ऑटो ट्रिगर्ड एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद फिर उस पर टैक्स लगने लग जाएगा। यहां तक टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन उसके ऊपर टैक्स लगने लग जाएगा। तो फिर ऑस्ट्रेलिया चलो रेडी है, इसके लिए चाइना भी रेडी है, हर लोग रेडी हो गया। लेकिन भारत ने एक चीज और कहा कि नहीं, आपको रूल ऑफ ऑरिजिन भी लेकर के चलना होगा, कि जैसे ही आप हमको देंगे 5000, ये करके 5000 लीटर तक तो फ्री है, उसके ऊपर टैक्स लगना है, लेकिन आप वो रूल ऑफ ऑरिजिन की वो दूध वहीं का बना हुआ है। अब ऐसे तो ऑटो वो डंप भी कर सकते थे, अपने कंट्री से आपके यहाँ 5000 लीटर भेजते, उतना पे टैक्स लगना नहीं था, और फिर बाकी दूसरे कंट्री से तो फ्री है ना, तो उस कंट्री से जाकर के भी वो इंडिया में भेज देते, वहां से माल भिजवा देते इंडिया में, तो उनका माल तो आ ही गया हमारे यहाँ। लेकिन रूल ऑफ ओरिजिन में क्या होगा कि वो दूध चूंकि ऑस्ट्रेलिया का है, तो चाहे वो वियतनाम से आए और चाहे वो न्यूजीलैंड से आए, कहीं से भी वो दूध आएगा तो वो दूध तो ऑस्ट्रेलिया का है, तो वो 5000 लीटर रहेगा, तो फिर बाहर हो गया। बहुत सारे देशों ने इसको नहीं माना, और चाइना भी इसको नहीं माना, तो भारत इस वजह से उसमें नहीं आया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या मैंने बताया, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और अगला पार्ट 2 फिर आएगा। उस वीडियो में हम बात करेंगे जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता हुआ है, उसके क्या लाभ और क्या हानि है, अच्छे से समझेंगे, ताकि यूपीएससी लेवल तक का अगर कोई सवाल आता है तो फैक्ट से ले करके और डिटेल नॉलेज तक आपको उस टॉपिक से संबंधित हो जाए। तो प्लीज आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ रहा हो सब कुछ, तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी सवाल अगर आपको हो, क्या लगता है कि भारत अगर इस समझौता से बाहर है
तो भारत के लिए सही है या लॉस है, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। और आप सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।